ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक देखा था। क्वेश्चन नंबर 15 से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या एक बार बुक में देखना जल्दी से। क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज रीजन। रीजन कौन सा है? x, y। यहाँ पर ये सेट के फॉर्म में गिवन है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है जो रीजन है वो, और ये x, y उनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये दो इनइक्वालिटी है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है y स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4x। तो अगर आपको इस रीजन को आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर है y स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4x, तो सबसे पहले आप इसको इक्वालिटी में बदलोगे और ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये बेसिकली एक पैराबोला की इक्वेशन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस करेगा। तो यहां पर मैंने ये पैराबोला बना दिया और ये इसकी इक्वेशन लिख दी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब हम देखते हैं जो रीजन यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो इनसाइड द पैराबोला है या आउटसाइड द पैराबोला। तो मैंने आपको एक मेथड बताया था, आप कोई भी एक पॉइंट लो आइदर इनसाइड और आउटसाइड द पैराबोला और उसके चेक करो क्या वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई एक पॉइंट लेता हूं, सपोज ये वाला एक पॉइंट ले लेता हूं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सपोज 10, 0। ठीक है, अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी में y स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4x, अगर इसमें मैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करता हूं 10, 0, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4 इंटू 10, मतलब 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो 0 10 से छोटा है या उसके इक्वल है, इनइक्वालिटी ट्रू हो रही है। इसका मतलब ये पॉइंट जिस साइड आ रहा है, किस साइड आ रहा है, पैराबोला के इनसाइड आ रहा है। तो जो इनसाइड वाला रीजन है वो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम क्लास 11th में लीनियर इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन रीजन निकालते थे, उसी तरीके से हम यहां पर पैराबोला के भी सॉल्यूशन रीजन निकालेंगे बाय चेकिंग द पॉइंट। ओके, जस्ट ओके, तो हमको ये पता चल गया सॉल्यूशन रीजन इनसाइड द पैराबोला है। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। आपको ये इक्वेशन देख के समझना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। कैसे समझ में आएगा? पहले तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन बन गई। 4 कॉमन निकालो और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 आ जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल अगर आपको याद होगा तो क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल गया कि h और k की वैल्यू क्या है, 0, 0, और h, k क्या होता है, सेंटर का कोऑर्डिनेट। मतलब ये जो सर्कल जिसकी इक्वेशन यहां पर गिवन है उसका सेंटर कहां पर लाई करेगा, ओरिजिन पे 0, 0 पे। तो देखो यहां पर मैंने सर्कल बनाया जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहां पर इसको भी लिख लेते हैं हम। इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। ओके, अब इनइक्वालिटी चेक करना है हमको। बेसिकली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए कि जो रीजन है वो सर्कल के इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। तो कैसे टेस्ट करेंगे? हम सर्कल के इनसाइड वाला कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज मैं ओरिजिन ले लेता हूं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम यहां पर पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 लेस देन 9। इनइक्वालिटी ट्रू है, मतलब जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इनसाइड द सर्कल होगा। और जब हम इन दोनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन रीजन को कंबाइन करेंगे तो ये समझ में आएगा कि जो हमारा शेडेड रीजन होगा जिसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है वो सर्कल के अंदर भी होना चाहिए और पैराबोला के भी अंदर होना चाहिए।
तो ये जो कॉमन रीजन है दोनों के अंदर आने वाला, वो रीजन हम यहां पर शेड करेंगे। तो बेसिकली ये वो रीजन है जो सर्कल और पैराबोला दोनों के अंदर आ रहा है। एक बार यहां तक का एक्सप्लेनेशन देखो, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। राज समझ में आया क्या? ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेना, अदरवाइज ये पूरा पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूं। और हमारा फर्स्ट जो काम था वो क्या था? शेडेड रीजन आइडेंटिफाई करना। तो देखो स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मार्क्स अलग रहता है। जैसे यूजुअली आपने देखा बोर्ड्स में हर एक स्टेप मार्किंग जो आप बोलते हो स्टेप मार्किंग कैसे मिलती है, तो वो स्टेप मार्किंग इसी के ऊपर डिपेंड करती है। पहला स्टेप तो ये होता है कि आपने प्रॉपरली ग्राफ बना पाया कि नहीं, आपने फिगर ड्रॉ किया कि नहीं सर्कल और पैराबोला। सेकेंड चीज, आपने शेडेड रीजन सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो आपने यहां तक के दो काम कर लिए, पैराबोला सर्कल ये बना लिया, फिर उसका शेडेड रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। अब इधर एक काम करते हैं, हम इनकी बाउंड्रीज को मार्क करते हैं। तो ये हो गया ओ, ये वाले पॉइंट को मैं मार्क करता हूं सपोज ए, ये वाले पॉइंट को मैं मार्क करता हूं सपोज बी, और ये वाले पॉइंट को सपोज मैं मार्क करता हूं सी। तो आपको किसका एरिया चाहिए? एरिया ऑफ ओ सी ए बी, ओ सी ए बी का एरिया चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ओ सी ए बी, एरिया ऑफ ओ सी ए बी। अब ध्यान से समझना, OCAB का एरिया निकालने के लिए अगर मैं सिर्फ इस रीजन 1 का एरिया निकालूं, सिर्फ इस रीजन का एरिया, ठीक है, ये वाला आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कौन सा रीजन मैं बोल रहा हूं। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले रीजन का एरिया अगर हम निकाल लें और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, तो आपको क्या मिल जाएगा? OCAB कंप्लीट रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ OCAB इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ OAB, दैट्स इट। तो ये होगा आपका शेडेड रीजन का एरिया, इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब यहां पर रीजन 1 का एरिया निकालना है, आपको समझ में आ गया, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन रीजन 1 कौन से एक्सिस से बाउंडेड है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। तो रीजन 1 किससे बाउंडेड है? एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब dx के फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ये चीज। तो यहां पर इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन dx, ये आएगा, ठीक है। लेकिन अब dx के साथ y आता है, तो y की वैल्यू हम कहां से लेंगे? क्योंकि यहां पर दो अलग अलग कर्व्स आपको दिख रहे हैं, एक तो ये वाला कर्व है और दूसरा ये वाला कर्व है। तो y की वैल्यू कहां से लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? पॉइंट B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे x एक्सिस पे। तो यहां पर मैं पॉइंट B से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो सपोज ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को मार्क करता हूं पॉइंट D, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहां पर O से D तक का जो रीजन है वो इस पैराबोला और x एक्सिस के बीच का रीजन है। मतलब पैराबोला वाले को मैं अगर y1 लेता हूं, तो y1 को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, लेकिन लिमिट 0 या O से लेके D तक की होगी। क्लियर है ये चीज? और जब सेकेंड पार्ट देखूंगा तो D से A तक का जो रीजन है वो बेसिकली ये सर्कल और x एक्सिस के बीच का रीजन है। तो सर्कल से जो y मिलेगा उसको मैं y2 कंसीडर करूंगा, और यहां पर जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो D से A तक के लेवल्स पे हम इंटीग्रेट करेंगे, D से A तक की लिमिट्स पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक बार देखो और बताओ क्या ये समझ में आया या नहीं। मैंने क्या किया है, B से परपेंडिकुलर बनाया BD, और अब ये जो रीजन 1 था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट ये वाला जिसमें हम y1 जो है पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे, और दूसरा रीजन ये वाला जहां पर हम y2 जो है वो सर्कल की इक्वेशन से निकालेंगे, और लिमिट हम O से D तक पुट करेंगे फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में D से A तक की लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है कि ब्लर हो रहा है स्क्रीन? ओके।
ठीक है। तो एक बार देख लो अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है तो। और अगर ये क्लियर हो गया तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट टास्क जो है हमारा वो है पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालना। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और जो पॉइंट बी है वो बेसिकली सर्कल और पैराबोला का कॉमन पॉइंट है। तो हम सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, सर्कल की इक्वेशन, पहले तो पैराबोला की इक्वेशन लिख लेता हूं। पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9/2। 9/2, हाँ करेक्ट, 9/4। ओके, तो ये है इन दोनों की इक्वेशन। यहां पर y स्क्वायर की वैल्यू उस पे पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 9/4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x स्क्वायर प्लस 16x इक्वल्स टू 9 और फर्दर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, x की दो वैल्यूज आएंगी, बताओ क्या क्या आ रही है। अगर स्प्लिट करने से नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आए क्या वैल्यूज किसी की? हाँ बताओ जल्दी, किसी का आया? अच्छा, x की वैल्यू एक 1/2 आ रही होगी और दूसरी कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो हाँ -9/2, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर आपको y की वैल्यू भी चाहिए दोनों केस में। तो अगर y की वैल्यू 1/2 पुट करता हूं तो यहां से y की वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से √2 आएगी और यहां पर y की जो वैल्यू आएगी वो इमेजिनरी आ जाएगी। तो इसलिए हम ये वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे x की। तो ये 1/2 और y इक्वल टू √2, ये बेसिकली x और y की वैल्यू होगी या फिर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट होंगे। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 1/2 √2 मिला। खैर हमको पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट से ज्यादा मतलब नहीं था, हमको पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए हमने ये पॉइंट निकाला। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये होगा 1/2 0। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे बताओ कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पॉइंट ए का देख के बताओ, चलो। 1/2 -√2, पॉइंट ए का बोल रहा हूं, ये ए है ना। हाँ, 3/2, 3/2, 0, ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस 9 है, 3/2 है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस 3/2 है, तो पॉइंट ए का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3/2, 0। एक बार देखो और बताओ क्या यहां तक समझ में आया सबको? अनन्या, अंजलि, कोई डाउट?
ओके, तो यहां तक हमने क्या किया, हमने शेडेड रीजन के साथ साथ अब ये सारे पॉइंट्स निकाल लिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको लिमिट पता चलेगी, y1 और y2 मिल गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर ब्रैकेट इंटीग्रल y1 dx। तो y1 बेसिकली ये वाला है o से d तक, तो o का x कोऑर्डिनेट 0, d का x कोऑर्डिनेट 1/2, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1/2 हो जाएगी, प्लस इंटीग्रल y2 dx। तो y2 मतलब कि ये वाला पार्ट, और यहां पर जो लिमिट है वो d से लेके a तक होगी, मतलब 1/2 से 3/2 होगी, तो लोअर लिमिट हो जाएगी 1/2, अपर लिमिट हो जाएगी 3/2। क्लियर है ये चीज? अब y1 की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, देखिए। करेक्ट, 2√x। बाकी लोग भी आंसर करो। देखो y1 की वैल्यू कहां से मिली, ये पैराबोला की इक्वेशन से, पैराबोला की इक्वेशन से y1 की वैल्यू 2√x आएगी, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2। y2 की वैल्यू बताओ, y2 की वैल्यू। सिद्धि आंसर करो, चलो y2 की वैल्यू कहां से आएगी? नहीं, अनन्या तुम बताओ। करेक्ट, √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, सिद्धि इधर ध्यान देना, y2 हमने इस कर्व को लिया है, तो ये कर्व किसका पार्ट है, इस सर्कल का पार्ट है। इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, ये इस सर्कल की इक्वेशन है, तो इस सर्कल की इक्वेशन से जो y आएगा उसको हमने y2 कंसीडर किया है, तो इसलिए ये वैल्यू होगी। समझ में आया क्या सिद्धि? ओके, अब इसके बाद इंटीग्रेट करो ये दोनों पार्ट्स को, और इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करो। ठीक है, ये वाला काम आप लोगों का है, क्योंकि ये सब इंटीग्रेशन हमने कई बार किया, इसलिए मैं आगे का सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं। राज मुझे बता, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। x/2 होता है क्या? x/2 है ना? अंजलि एक बार चेक करो तो यही है क्या? ओके, मतलब यहां पर x/2 आता है, और यहां पर a²/2 आता है। ये होता है, ठीक है।
किसी का आया क्या फाइनल आंसर? एक बार पीछे आंसर देख के बताना तो क्या आ रहा है। हम्म। √3 √2/3 ऐसा। अच्छा, ये √2 भी नीचे ही है ना? ओके, ठीक है। तो हमारा जो अभी आ रहा है उसमें ये दो टर्म्स तो आ गई है। कौन सी? ये 9π/8 वाली, और ये -9/4 sin−1 वाली। अब ये दोनों टर्म्स को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो ये आ जाएगा 6, 3 2 6, तो 8 2 16, -2 3 6, तो 3√2। ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। अच्छा, हाँ यार, ये गलती कर दिया मैंने। ये 1/2 है ना? ओके, ओके। तो 1/2 की पावर 3/2 हो जाएगा ना? 4/3, और ये आ जाएगा 1/2√2। तो ये आ जाएगा 1/2 ये 8/1/3√2। तो ये हो जाएगा 2/3√2। 2/3√2। किसी का आ गया क्या आंसर फाइनल? किसी का आया क्या फाइनल आंसर? बताओ तो चेक करके। और यहाँ पर ये मेरा नेगेटिव आ रहा है, ये बुक में भी से पॉजिटिव दिया है पूरा। वैभव कहाँ तक आया? क्रिस्टी तुम्हारा?
ये मेरे ख्याल से माइनस में ही होगा, -1/3√2। अनन्या बना क्या? मतलब यहां पर √2/3। हाँ ठीक है ना, उसका मतलब सेम होता है। √2/3 लिखो या 2/3√2 लिखो, रैशनलाइज कर दो ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, रैशनलाइज करके उसको चेंज कर दो। आप चाहे इसको ऐसा भी लिखोगे तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रैशनलाइज करके ये दोनों टर्म्स को ऐड करना। अच्छा, किसका किसका आ गया फाइनल आंसर? देखो ऐसा जैसे सामने है। किसी का नहीं आया क्या अभी तक? और पीछे क्या आंसर, प्लस है कि माइनस है? पीछे भी? लेकिन प्लस कैसे आ रहा है? मेरे में तो माइनस आ रहा है, पता नहीं मैंने कुछ गलती किया है क्या फिर। ये 2/3√2 है, -1/√2 है। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, तो 3/2 - 3। अच्छा, किसका किसका आंसर प्लस में आ रहा है ये बताओ तो। +1/3√2। ओके। और क्रिस्टी तुम्हारा बाकी सब सेम है, बस प्लस में आ रहा है आंसर। और पीछे बुक में क्या है, प्लस है कि माइनस है? ओके। और किसका आ रहा है प्लस में आंसर, +1/3√2 वाली टर्म? ओके। अनन्या तुम्हारा क्या आ रहा है? ये वाला फर्स्ट टर्म, मतलब ये बोल रहे हो क्या 1/3√2 ये वाला फर्स्ट टर्म, या पाई? ये 1/3√2। देखो तुम लोग कुछ कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल से लिमिट पुट किया होगा यहां तक, इसके बाद इसको मैं छोड़ रहा हूं। एक काम करो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है इसमें प्लस माइनस का, वो एक बार आराम से बैठ के क्रॉस चेक करना। मेथड आपको समझ में आ गया ना, मेन चीज वो है। कैलकुलेशन एरर आप थोड़ा सा रेक्टिफाई करना,
नहीं तो एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसको आराम से घर में बैठ के एक बार और बनाना, नहीं बना तो इस स्टेप के बाद मैं रिपीट बता दूंगा इंटीग्रेशन के और लिमिट पुट करने के बाद। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूं और ये आप लोगों का एक टास्क रहेगा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली करके सॉल्व करना। और एक काम करना, जिसका सही बन गया, जिसको लग रहा है, वो व्हाट्सएप भी करना मुझे, सो दैट मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर दूं उसको। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड x एक्सिस and the ordinates x equals to -2 and x equals to 1 is, तो आपको इस कर्व x एक्सिस और इन दोनों के बीच में लाई करने वाले रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर मैं x एक्सिस बनाता हूं, ये हो गया आपका x एक्सिस, और फिर यहां पर बनाता हूं y एक्सिस। तो सपोज ये है y एक्सिस। ओके, अब ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ कैसा बनता है